विनाश के 800 साल बाद एक विश्वविद्यालय राख से उठ खड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ज्ञान की निरंतरता का प्रमाण है। नालंदा मानव इतिहास में सबसे आकर्षक शैक्षणिक कहानियों में से एक। 427 ईस्वी में स्थापित यह दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय विश्वविद्यालय था। 800 वर्षों तक यह एशिया का बौद्धिक केंद्र रहा, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। लेकिन 12वीं सदी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसका अंत हुआ। उस तबाही के बाद 8 सदियों की चुप्पी। फिर 21वीं सदी में एक राष्ट्रीय नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक पहल के रूप में इसका पुनरुद्धार हुआ। 2010 के नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम और ईस्ट एशिया समिट (EAS) के समर्थन से आधुनिक नालंदा केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का मिशन बन गया। आज नया परिसर कार्बन तटस्थ और शून्य अपशिष्ट है, जो प्राचीन ज्ञान को समकालीन स्थिरता से जोड़ता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राचीन नालंदा क्या था, इसका विनाश कैसे हुआ और कैसे यह आधुनिक फीनिक्स एशिया के भविष्य को आकार दे रहा है। प्राचीन नालंदा की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह 800 वर्षों तक ज्ञान के अबाधित संचारण में अद्वितीय था। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से सदियों पहले पाल वंश के दौरान इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। इसकी वास्तुकला एक विशाल मठवासी विद्वतापूर्ण शहर थी, जो आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पर इसकी असली ताकत इसकी अकादमिक कठोरता में थी। प्रवेश इतना चयनात्मक था कि यह आज के आईवी लीग संस्थानों के बराबर था। ह्वेन त्सांग जैसे विद्वान भिक्षुओं ने यहाँ अध्ययन किया और उनके लेखन से हमें इसके वैभव का पता चलता है। पाठ्यक्रम यह सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था। पाठ्यक्रम की व्यापकता अद्भुत थी। वेद, संस्कृत व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान अनिवार्य थे। नागार्जुन और आर्यभट्ट जैसे बौद्धिक दिग्गजों ने यहाँ शिक्षा दी। यह इसलिए ताकि छात्र प्रतिस्पर्धी हिंदू दार्शनिक प्रणालियों जैसे सांख्य और वैशेषिक के खिलाफ बौद्ध स्थिति का बचाव कर सके। यह एक प्रतिस्पर्धी बहस का क्षेत्र था। नालंदा का हृदय था धर्मगंज, सत्य का पर्वत नामक पुस्तकालय परिसर। इसमें 3 विशाल बहुमंजिला इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, जो पूरे एशिया के विद्वतापूर्ण परंपराओं की नींव थीं। यह अविश्वसनीय बौद्धिक विरासत अचानक और हिंसक रूप से समाप्त हो गई। लगभग 1173 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। हमला व्यापक था। लूटपाट, भिक्षुओं का नरसंहार और बौद्ध धर्म को मिटाने का व्यवस्थित प्रयास। सबसे बड़ा नुकसान धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि आग 3 महीने तक जलती रही। यह केवल एक स्थानीय सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह वैश्विक ज्ञान हानि की तबाही थी। इस तबाही के कारण नालंदा की दार्शनिक विरासत को पलायन करना पड़ा। हजारों ग्रंथों की प्रतियां पहले ही तिब्बत ले जाई जा चुकी थी। दलाई लामा ने भी पुष्टि की है कि आज के सभी बौद्ध ज्ञान का स्रोत नालंदा ही है। यह विनाश ज्ञान के संरक्षक के रूप में तिब्बत की भूमिका को रेखांकित करता है। 21वीं सदी में पुनरुद्धार शुरू हुआ। 2006 में डॉक्टर कलाम ने प्रस्ताव रखा और तुरंत सिंगापुर ने समर्थन दिया, लेकिन इसका कानूनी आधार 2010 का नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम और ईस्ट एशिया समिट (EAS) के 16 सदस्य राज्यों का समर्थन है। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शांति और एशियाई देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक रणनीतिक संस्थान है। इसके उद्देश्य विशुद्ध रूप से शैक्षणिक नहीं है। प्रबुद्ध नागरिक बनाना, क्षेत्रीय समझ को बढ़ावा देना और भविष्य के नेताओं को एक साथ लाना इसका भू राजनीतिक अधिदेश है। शैक्षिक संरचना ने प्राचीन दर्शन को 21वीं सदी की चुनौतियों से जोड़ा है। 6 मुख्य स्कूल हैं: बौद्ध अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, भाषा और साहित्य, और सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन, प्रबंधन अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन। राजगीर पहाड़ियों के पास 455 एकड़ में फैला यह परिसर स्वर्गीय वास्तुकार B.V. दोशी द्वारा निर्देशित किया गया था।
डिजाइन जानबूझकर प्राचीन नालंदा के वास्तु सिद्धांतों को दर्शाता है। यह एक साधारण इमारत नहीं है, यह एक दार्शनिक वक्तव्य है। परिसर को कार्बन तटस्थ और शून्य अपशिष्ट सुविधा के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। 100 एकड़ से अधिक जल निकायों के साथ यह प्रकृति और शिक्षा के बीच प्राचीन सद्भाव को समकालीन स्थिरता की अनिवार्यता के साथ कार्यात्मक रूप से जोड़ता है। प्राचीन और आधुनिक नालंदा में क्या अंतर है? प्राचीन नालंदा का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान और व्यक्तिगत ज्ञान था। आधुनिक नालंदा आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता और क्षेत्रीय स्थिरता का इंजन है। प्राचीन समय में यह कुछ अभिजात विद्वानों के लिए था। आधुनिक नालंदा लोकतंत्र और समावेशिता के सिद्धांतों का पालन करता है। चुनौती क्या है? प्राचीन पवित्र विरासत को प्रबंधन, अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में सफलतापूर्वक एकीकृत करना। नालंदा को केवल उच्च कुशल पेशेवर नहीं, बल्कि नैतिक ढांचे को लागू करने में सक्षम प्रबुद्ध नागरिक तैयार करने होंगे। नालंदा संस्थागत लचीलेपन का प्रतीक है। यह विनाशकारी नुकसान की अवधि को पाटकर बौद्धिक आदान प्रदान के लिए एक बहुपक्षीय एशियाई मंच के रूप में उभरा है। यह एक अद्वितीय मॉडल है। भू राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए साझा सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाना। नालंदा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इसे EAS राष्ट्रों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करना होगा और अपनी प्राचीन नैतिक शिक्षाओं को प्रबंधन जैसे व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा। नालंदा की कहानी 1600 साल की है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की आत्मा अमर है। यह फीनिक्स अब एशिया के उज्जवल भविष्य के लिए उड़ान भर रहा है। आपको नालंदा के बारे में सबसे प्रेरणादायक क्या लगा? हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।